नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी मित्र गौतम अदानी दुनिया के बड़े आदमियों में से यानी चंद अमीर व्यक्तियों में से एक और इस समय देश के सबसे बड़े कारोबारी कहे जाने वाले गौतम अदानी सुर्खियों में छाए हुए हैं। देश ही नहीं दुनिया भर की सुर्खियों में छाए हुए हैं। और ये जो छाया हुआ होना है ये किसी पॉजिटिव सेंस में मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि बेहद नकारात्मक तरीके से उनकी चर्चा हो रही है। आप जानते हैं कि कल जब से अमेरिकी अदालत ने न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के एक अदालत ने जब से ये फैसला सुनाया कि गौतम अदानी और उनके साथ 7-6 और लोगों पर जो आपराधिक मामला दर्ज किया, जिस तरीके से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकले, उन पर बड़ा आरोप लगाया कि कई हजार करोड़ की जो रिश्वत है वो दी गई है। ये सारे आरोप जब से गौतम अदानी पर लगे तब से अदानी की मुश्किलें शुरू हो गई। कल हमने इस बारे में विस्तृत चर्चा की थी और केवल हमने ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय मीडिया में ये चीज छाई रही। हालांकि बहुत से लोग इस बारे में कोशिश करते रहे, यानी जो बीजेपी समर्थक मीडिया है वो उसकी पूरी कोशिश रही कि किसी भी तरह से गौतम अदानी के बारे में अच्छी खबर या उनको बचाने की कोशिश की जाए या ये बताया जाए कि ये तो अमेरिकी अदालत का फैसला है लेकिन इसका कोई असर नहीं होना है। और बहुत सारी बातें गौतम अदानी के फेवर में बताने की कोशिश की गई है। बहरहाल अमेरिकी अदालत अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन अमेरिकी अदालत का जो एक फैसला आया है, जिस तरीके से उसने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, उसके बाद से दुनिया भर में गौतम अदानी के बारे में चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन तमाम देशों में जहां भी अदानी के कारोबार चल रहे हैं वहां पर अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि इस व्यक्ति के साथ कारोबार करना ठीक है या नहीं है। और इस बारे में केन्या ने तो एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने वहां के राष्ट्रपति ने साफ साफ संसद में ये कहा कि ये जो मामला इन पर चला है और इसको हम ध्यान में रखते हुए हम उनके साथ किए जाने वाले सभी जो 2 खास समझौते थे उनको उन्होंने रद्द कर दिया। और जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की उसके बाद संसद में जो लोग मौजूद थे उन्होंने जिस तरीके से तालियां बजाकर उसका स्वागत किया, इससे समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी दुनिया में एक जो माहौल बना हुआ है, लेकिन भारत में उस माहौल की एकदम कमी देखी जा रही है। विपक्ष जो आवाज उठा रहा है उसे बीजेपी किसी भी तरह से दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब विपक्ष ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। कल आप लोगों ने देखा था कि कैसे राहुल गांधी ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि कितने गंभीर आरोप हैं गौतम अदानी पर और क्यों उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन कैसे मोदी सरकार अब भी उनको बचाएगी और उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। गौतम अदानी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, माधवी बुच जो कि सेबी प्रमुख है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, न ही वो तमाम अधिकारी जिन लोगों ने रिश्वत लेने देने का काम किया उन पर कोई कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर इन लोगों पर कोई कार्रवाई होती है तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी खुद फंसते हैं। ये बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया था। उसके बाद आपके सांसद संजय सिंह उन्होंने भी यही सारी बातें कही थी। इधर जो शिवसेना की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी उन्होंने भी यही कहा था कि अगर हमारी जांच एजेंसियां थोड़ी सी भी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी दिखाएं, अभी भी कोई कार्रवाई करें तो शायद हम अपनी साख को बचा सकें। क्योंकि अमेरिकी अदालत ने जब ये फैसला सुनाया है और उसके बाद भी भारत में इस बारे में लेकर चुप्पी है, यानी सरकार की तरफ से पूरी खामोशी बरती जा रही है, तो फिर ये दिखने लगा है कि भारत में जो सरकार है यानी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हुई है। ये एक मैसेज दुनिया में चला गया है और अब इस पर विपक्ष ने अपने पत्ते खोल लिए हैं। कल राहुल गांधी और संजय सिंह और प्रियंका चतुर्वेदी के अलावा और भी दलों ने इस पर कार्रवाई करने की मांग की। आज सीपीआईएम और सीपीआईएमएल इन दलों के नेताओं ने मांग की। महुआ मोइत्रा ने बाकायदा एक 2 मिनट का वीडियो जारी किया है और उन्होंने बताया है कि सारा मामला क्या है और किस तरह से भारत में इसको लेकर एक खामोशी बरती जा रही है, आपराधिक खामोशी जिसको कहना चाहिए, ये कहा है। तो ये सारी चीजें जो बता रही हैं कि विपक्ष ने तो अब अपने पत्ते खोल दिए हैं और खतरे में दिख रही है मोदी सरकार। क्योंकि अगर विपक्ष का जो मैसेज है जो राहुल गांधी समझा चुके हैं जनता को, कल भी उन्होंने कहा था कि मैं नेता विपक्ष हूं और मेरा काम है जनता तक सही जानकारी पहुंचाना और जनता की आवाज को संसद में उठाना। तो राहुल गांधी अभी भी ये काम करेंगे और जाहिर है जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा अब से 2-3 दिनों बाद तो उसमें भी ये सारा अदानी का मुद्दा तो जरूर उठेगा ही। लेकिन अब विपक्ष ने अपने पत्ते जिस तरीके से खोल दिए उसके बाद मोदी सरकार पर एक बड़ा खतरा आ गया है। क्योंकि मोदी सरकार चाहे जितने बचाव कर ले अपना, बीजेपी के लोग चाहे इसके लिए कितना भी राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दें,
लेकिन जो फैसला होना है यानी अमेरिकी अदालत में जो फैसला होना है वो साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। और अब उसने कई सारे साक्ष्य गवाह ये सब जुटा भी लिए हैं। ये सारी खबरें आ रही हैं, इससे गौतम अदानी का न केवल कारोबार खतरे में दिख रहा है बल्कि मोदी सरकार भी खतरे में दिख रही है। और कल जबकि नतीजे आने वाले हैं महाराष्ट्र और झारखंड के, तब तो मोदी सरकार यानी बीजेपी की हालत और खराब हो रही है, क्योंकि अगर इन राज्यों में बीजेपी हार जाती तब केंद्र में उसका क्या हाल होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो आज इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, कल से लेकर आज तक हर ओर अदानी अदानी की चर्चा है। अदानी की चर्चा वैसे भी हमारे देश में बहुत होती रही है, पिछले कई सालों से होती रही है। जिस तरीके से उनकी दौलत बढ़ती गई है उस पर कई बार सवाल उठाए, राहुल गांधी ने कई गंभीर सवाल उठाए। लेकिन अब जब अमेरिका से ये फैसला आ गया कि भाई इनके ऊपर इनका गिरफ्तारी वारंट इनके खिलाफ जारी किया जाए, क्योंकि मामला छोटा मोटा नहीं है, कई हजार करोड़ की रिश्वत देने का है। और ठीक है कि पूरी दुनिया में कारोबार में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार या इस किस्म के फेवरिज्म चलता है, लेकिन गौतम अदानी के लिए जिस तरीके से मोदी सरकार पूरी तरह से खड़ी रही साथ में, और अब जो हमको दिखाई दे रहा है कि गौतम अदानी के खतरे में पड़ते ही मोदी सरकार भी खतरे में है, और अब लोग आगाह कर रहे हैं कि सरकार ने अभी भी कुछ नहीं किया तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा आ जाएगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या मोदी को अब भी कुछ अपना, हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि शायद उनको रात को 8 बजे आकर अपना कोई मैसेज सुना देना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनकी ओर से बिल्कुल चुप्पी बढ़ती जा रही है। बल्कि बीजेपी के जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं या उसके समर्थक हैं, ये लोग अब इस पूरे मामले को नया ट्विस्ट देने में लगे हुए हैं। और ट्विस्ट ये है कि इन सब के पीछे डीप स्टेट काम कर रहा है, यानी ऐसे लोग जो एक पैरेलल सरकार चलाना चाहते हैं और गुप्त तरीकों से सारे लेन देन करते हैं। और इसमें जॉर्ज सोरोस का नाम जोड़ा गया। एक मंत्री है सुकांत मजूमदार, उनका बयान है, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी को उन्होंने निशाने पर लिया और कहते हैं कि वो मेड इन इटली है, इसलिए जब विदेश में कुछ होता है तो वो बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन भारत के अंदर की समस्याओं पर चुप्पी साध लेते हैं। संबित पात्रा कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस और इल्हान उमर यानी जो एक अमेरिकी सांसद उनके जैसे लोगों से जुड़ा आपका पूरा ढांचा भारतीय बाजारों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आप इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे स्थान की ओर बढ़ रही है, इसीलिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। और अमित मालवीय जो है आईटी सेल के हेड, बीजेपी आईटी सेल के हेड, उनका ये कहना है कि इस अमेरिकी फैसले में कि जिन राज्यों की बात की गई है वे सभी उस समय विपक्षी कांग्रेस या उसके सहयोगियों द्वारा शासित थे, इसलिए कांग्रेस को उपदेश देना बंद करना चाहिए और कांग्रेस और इसके सहयोगियों को मिली रिश्वत की जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा कोई भारतीय अदालत भी वैध आधार पर अमेरिकी फर्म पर बाजार तक पहुंचाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगा सकती है। तो फिर क्या हमें कानून को अपना काम करने देना चाहिए और संबंधित कारपोरेट को किसी विदेशी देश की घरेलू राजनीति में शामिल होने देना चाहिए? मतलब अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि अमेरिका जो है वो भारतीय बाजार में दखल दे रहा है, यहाँ पर हमारे कारोबार में दखल दे रहा है। अगर हम भी ऐसे ही आरोप लगाएं किसी अमेरिकी फर्म पर, तो क्या हमको वहां पर ऐसा करने की इजाजत अमेरिका देगा क्या? ये सवाल अब अमित मालवीय उठा रहे हैं। क्या इन सवालों के उठाने का मतलब कि वो लोग भी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है? क्योंकि संबित पात्रा, सुकांत मजूमदार, अमित मालवीय, इन तीनों लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों की भी जांच कीजिए। राहुल गांधी ने तो पहले कह दिया कि हाँ कर लीजिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो काम होना चाहिए वो ड्यू प्रोसेस से होना चाहिए। अगर आपराधिक तरीके से होता है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। यहाँ पर अमित मालवीय बोल रहे हैं कि रिश्वत देने वाले उनकी जांच होनी चाहिए। क्या उन्होंने मान लिया है कि हाँ अदानी से जुड़े कारोबार में रिश्वत का लेन देन हुआ है? क्या इससे मोदी सरकार पर खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? मालवीय अपना थोड़ा ज्ञान बढ़ाएं कि एक तो अमेरिका ने कह दिया है कि इस मसले से भारत और अमेरिका के संबंधों पे कोई असर नहीं पड़ेगा जी। यानी कि अमेरिका का स्पष्ट मत है कि अमेरिका की अदालतें अपना काम कर रही हैं और दो राष्ट्रों के बीच संबंध वो अलग हैं, और किसी ने अगर फर्जीवाड़ा किया है, घपला किया है, चोरी की है, चकारी की है, तो उसके लिए अदालतें अपना काम कर रही हैं, वो अपना काम करती रहेंगी। तो अमेरिका की तरफ से ये स्पष्ट आ चुका है। भारत की तरफ से अगर ऐसा है कि आप राष्ट्रीय सेठ हैं अगर अडानी जी, तो मोदी जी खुलकर कहें कि हम राष्ट्रीय सेठ को बचाएंगे और हम अमेरिका को नहीं सौंपेंगे, तो अमित मालवीय को इतनी बकबक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी फिर।
जो काम नरेंद्र मोदी को करना चाहिए एक छोटा सा बयान देकर कि ये बयान दे दें कि हम अडानी को बचाएंगे और अडानी जो है वो किसी हाल में अमेरिका को हम नहीं सौंपेंगे, तो वो नरेंद्र मोदी ये कह दें, सारी बात खत्म हो जाएगी। ना राहुल गांधी को कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी, ना संबित पात्रा को कुछ आवश्यकता पड़ेगी, ना अमित मालवीय को कुछ आवश्यकता पड़ेगी, इनको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर दूसरा, अगर ये कहा जा रहा है कि जैसा अब संबित पात्रा कह रहे हैं या अमित मालवीय कह रहे हैं या सुकांत मजूमदार कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि साहब ये तो उस समय कांग्रेस की सरकारें थी या कांग्रेस शासित सरकारें थीं, तो ये तो बहुत अच्छा मौका है, गिरफ्तार कीजिए उन मुख्यमंत्रियों को। भाई जिनकी सरकारों में अडानी ने रिश्वत दी, अगर ऐसा है और आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकारें थीं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई अगर 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप में आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, मनीष सिसोदिया 18 महीने जेल में रह सकते हैं, सत्येंद्र जैन जो है 2 साल से ज़्यादा जेल में रह सकते हैं, हेमंत सोरेन 6 महीना के लगभग जो है जेल में रह सकते हैं फर्जी आरोपों पे, तो ये तो आपके पास अब सबूत है, वहाँ की अदालत में तो फैसला हो चुका है। मतलब एक तरीके से कहा जाए क्या अडानी दोषी हैं, पकड़ लिया है कि किस तरीके से घपला हुआ, तो गिरफ्तार करो फिर। लेकिन ये हिम्मत नहीं है, चूंकि मामला दूसरा फंसता है। अब सुमित्रा जी, जो जिन 2 राज्यों की बात की जा रही है कि वो कांग्रेस की या कांग्रेस समर्थित हैं, तो पहली बात तो ये कि सबसे पहले नाम आया उसमें आंध्र प्रदेश का, जिस समय जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी। तो जगन मोहन रेड्डी जो थे वो कांग्रेस के साथ शामिल नहीं थे, आज भी शामिल नहीं है। जगन मोहन रेड्डी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे और तमाम बिल जो थे वो पास करा रहे थे। लेकिन YRCP की जो सेंट्रल कमेटी है उसकी तरफ से भी स्पष्ट आ गया है कि ये डील राज्य सरकार ने नहीं की है, जो भी डील हुई थी वो केंद्र सरकार की एजेंसी है उसके जरिए हुई थी, आंध्र प्रदेश के लिए हुई थी, ये सही है, लेकिन उसमें आंध्र प्रदेश सरकार से कोई डील अडानी की नहीं हुई है। यानी जो रिश्वत दी गई है वो केंद्र सरकार की एजेंसी को दी गई है, केंद्र सरकार के अधिकारियों को दी गई है। फंसते हैं मोदी। इसी तरीके से जो तमिलनाडु का आया है, वहाँ की भी सरकार का आ गया, सेंथिल बालाजी, उनका बयान आ गया है कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो तमिलनाडु सरकार से नहीं हुआ है, ये एग्रीमेंट केंद्र की एजेंसी है उसके साथ अडानी का हुआ है, हुआ तमिलनाडु के लिए। यानी अब यहाँ भी मोदी सरकार फंसती है। तो अगर इसमें फंसते हैं रिश्वत के मामले में, तो इसीलिए जो है आप यहाँ उसकी जांच नहीं करा पा रहे। कांग्रेसी मुख्यमंत्री आप जिनको बता रहे हैं कि साहब उन्होंने डील की थी, आप उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि अगर आप उनको गिरफ्तार करते हैं तो वो गिरफ्तार होंगे फिर मोदी जी, क्योंकि उनकी जो एजेंसियां हैं उन्होंने डील किया है। तो ये बड़ा मसला फंस गया है और इसलिए विपक्ष ने जो पत्ते खोले सुमित्रा जी, उससे मोदी सरकार खतरे में दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये आग अगर बढ़ेगी तो ये नरेंद्र मोदी के दरवाजे तक पहुंचेगी, ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है। तो ये बचाव अडानी का नहीं हो रहा है, ये बचाव नरेंद्र मोदी का हो रहा है जी, कि नरेंद्र मोदी किसी तरीके से इस लपेटे में ना आने पाए। चूंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है, कल राहुल गांधी ने तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ तौर पे कहा कि मोदी अडानी के पीछे इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि इन सारे मामलों के पीछे नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी ही बचाव कर रहे हैं अडानी का, और इसलिए कर रहे हैं कि ये आंच जो है वो नरेंद्र मोदी तक पहुंचनी है जी। तो इसीलिए जो है अडानी को बचाया जाएगा। राहुल गांधी ने कल ये साफ साफ कहा। तो विपक्ष के अपने पत्ते खुले हुए, लोग संसद का सत्र आने वाला है, 25 नवंबर से संसद का सत्र शुरू होगा सुमित्रा जी, और जाहिर सी बात है कि उसमें ये मुद्दा बहुत जोर शोर के साथ उठेगा। नरेंद्र मोदी लौट कर आते हैं विदेश से, अब देखना ये है कि संसद के सत्र में नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं और किस तरीके से अब दोनों सदनों के सभापति जो हैं वो अपना रोल अदा करते हैं अडानी को बचाने के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मसला रहेगा और संसद में इस मुद्दे पर सवाल उठेंगे। अब देखना यह है कि बीजेपी या जिस तरीके से चाहे ओम बिरला है या हमारे जो उप राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये लोग किस तरीके से संसद सत्र को किसी भी तरीके से स्थगित करेंगे या बार बार रोज की जो कार्रवाई है उसमें विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई होगी कि ये लोग जो है हंगामा कर रहे हैं और मर्यादा को तोड़ रहे हैं, क्योंकि सारा हम देख रहे हैं कि मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। और जो विश्व गुरु बनने का जो की दुनिया में डंका बज रहा है, तो वो किस तरह का डंका बज रहा है इसको सुनने के लिए हम देख लेते हैं कि केन्या के राष्ट्रपति जब उन्होंने अडानी के साथ केवल डील कैंसिल नहीं की, जिस तरीके से की और जिस तरीके से उसमें स्वागत हुआ, वो अगर वो क्लिप हमारे पास है तो हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को, तो हम दिखा दें। Accordingly, I now direct, in furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel
the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. As well as ये थे केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, और इन्होंने जब ये घोषणा की कि JKIA यानी जो कनाडा का सबसे प्रमुख हवाई अड्डा है जिसके साथ पब्लिक पार्टनरशिप में ये अदानी के साथ हो रही थी, जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसके अलावा ये जो केट्राको एक केन्या की सरकारी कंपनी है, और भारत के जो अदानी जो है उनके साथ उनकी जो कंपनी अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इन दोनों के बीच समझौता था $736 मिलियन का। उस सौदे को निलंबित किया, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अब हम इस पर, क्योंकि ये आर्टिकल 10 का उन्होंने हवाला दिया अपने संविधान का कि हम ट्रांसपेरेंसी पे यकीन करते हैं और इसीलिए हम इस करार को रद्द करते हैं, अनुबंध को रद्द करते हैं, तो कैसे वहां के सांसदों ने खड़े होकर इस बात का स्वागत किया। छोटा सा राष्ट्र है केन्या, और ठीक है कि उसकी अर्थव्यवस्था फिलहाल मतलब दुनिया में पीछे है, लेकिन वो जिस तरीके से उसने एक स्टैंड दिखाया है कि ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने के लिए जो काम केन्या के राष्ट्रपति ने किया, उसकी चर्चा अब ये भी अदानी पर भारी पड़ने वाली है। श्रीलंका में भी नई सरकार आ चुकी है, अनुरा दिसानायके जो है वो नए राष्ट्रपति आए हैं। पहले भी उन्होंने ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अब वहां भी कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी डील होने वाली है आप उसको लेकर संभल जाइए और ठीक से आप देखिए, क्योंकि अदानी पर इस तरीके के मामले उठे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी यही बात उठी। वहां का जो अहम अखबार है द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, उसने लिखा है, उसकी जो हेडिंग ही है उसमें वो ब्राइबरी चार्जेस अगेंस्ट इंडियन कोल बैरन गौतम अदानी, ये इस तरीके की हेडिंग है, और वो उसमें लिख रहे हैं कि इससे एक अर्जेंट रिव्यू उसकी उन्होंने मांग की है कि जो भी हमारे साथ जो कोल माइन, जायंट कोल माइन है सेंट्रल क्वींसलैंड की, उसमें जो अदानी के साथ करार हुआ है इस पर आप ध्यान दीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, बांग्लादेश में इसी तरह से हो रहा है। तो बांग्लादेश, केन्या, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे राष्ट्रों में जहां जहां भी मोदी लेकर गए अदानी को, जहां भी उनके अनुबंध हुए, जिस तरीके से काम हुआ, अब अमलेंदु जी क्या मोदी ये दावा कर पाएंगे कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, या हम देश में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाने की बात वो कर रहे थे भारत को, यहाँ जिस तरीके से उन्होंने पूरी साख को दांव पर लगा दिया है, क्या इससे भी अब उनकी सरकार जो है खतरे में आ गई है? देखिए सर मित्रा जी, एक तो नरेंद्र मोदी की वजह से भारत की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है जी। और आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र उठाकर आप किसी को भी देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनलों को आप देख लीजिए, सब जगह यही हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है अडानी के पीछे हैं, और अडानी जो है किस तरीके से घपले कर रहे हैं और इसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है। ये अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस तरीके की खबरें चला रहा है, और जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी की पहले भी कुछ हैसियत नहीं थी, आज भी नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तौर पर कोई हैसियत नहीं है, जो भी हैसियत है वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर है। तो नरेंद्र मोदी की अगर मान लीजिए इसमें बदनामी हो रही है, तो ये भारत की बदनामी इसलिए है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, और ये कहा जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है एक पूंजीपति को साथ लेकर के घूमता है सारी दुनिया में और उसके लिए डील करता फिरता है। यानी भारत का प्रधानमंत्री जो है वो अपना जो संवैधानिक कार्य है उसको छोड़कर एक व्यापारी का जो है पीए बनकर काम कर रहा है, इस तरीके के संदेश जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में भारत की जो है वो थू हो रही है, उसके कारण जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। तो अब नरेंद्र मोदी जब गुआना से लौट कर आते हैं समिता जी, तब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी इस पर क्या एक्शन लेते हैं और क्या अपना जवाब देते हैं। क्योंकि संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है 25 नवंबर से, तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी को जवाब तो तैयार रखने पड़ेंगे। और अब हल्ला गुल्ला करके, हुल्लड़ मचा के ये काम जो है वो निपटने वाला नहीं है कि आप राहुल गांधी की सदस्यता छीन लें, महुआ मोहिता की आप सदस्यता छीन लें, इससे अब काम बनने वाला नहीं है। और समिता जी जो हल्ला ब्रिगेड के मुखिया हैं निशिकांत दुबे, वो उनके ऊपर तो खुद बहुत ज़्यादा आरोप हैं। गौतम अडानी के लिए वो काम करते हैं। राहुल गांधी ने जो अडानी पर माधी बुझ पर जो अपना जारी किया था वीडियो, उसमें बाकायदा उनका पोस्टर लगाकर निशिकांत दुबे का वो जारी किया उन्होंने कि किस तरीके से इन्होंने थे माधी बुझ को बचाने की कोशिशें की। तो इसका मतलब समिता जी ये है कि विपक्ष के पत्ते एकदम खुले हुए हैं कि वो इस मसले पर किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी या गौतम अडानी को छोड़ने की मंशा उसकी नहीं है विपक्ष की, और वो इस पर मसले को ज़बरदस्त तरीके से उठाएगा। चुनाव में तो मसला था ही, और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि कल अगर इंडिया गठबंधन की दोनों राज्यों में सरकार बनती है तो ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। नरेंद्र मोदी को झटका यानी कि
अडानी को बहुत बड़ा झटका ये होगा। तो अब देखना ये है कि अभी तक जो चर्चा चल रही थी कि महाराष्ट्र में बड़ा पैसा खर्च किया गया है और ये पैसा अडानी का है, पता नहीं है कि नहीं है और कितना पैसा खर्च किया गया, ये तो एक जांच का विषय है। जो विपक्ष के आरोप है उसके मुताबिक ये है कि अडानी का पैसा है और बताया जाता है सब किसी कंटेनर में 3400 करोड़ रुपए जो थे वो आए और भेजे गए। चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि 1000 करोड़ से ज़्यादा उसने बरामदगी की है, रुपयों की, कैश की बरामदगी की है। तो यानी पैसा तो आया है, महाराष्ट्र में चुनाव में खर्च हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है। चूँकि अगर चुनाव आयोग ने ही 1000 करोड़ रुपया पकड़ लिया और 5 करोड़ अकेला जो बताया जाता है कि वो विनोद तावड़े से पकड़ा गया और दिखाया सिर्फ 9 लाख रुपया गया, तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि जितना रुपया पकड़ा गया है उससे कितना ज़्यादा है तो चुनाव आयोग ने मतलब पकड़ा होगा और दिखाया क्या गया होगा, ये सब साफ तौर पर समझ में आता है। बहरहाल वो एक कानूनी प्रक्रिया है और एक डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना पकड़ा गया कितना नहीं पकड़ा गया। लेकिन जो एक परसेप्शन है समिता जी, वो परसेप्शन यही है कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में 50-50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया। इसके बावजूद अगर सरकार नहीं बनती है भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाती है और झारखंड में सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाती है, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और नरेंद्र मोदी को सेटबैक का मतलब होगा कि ये गौतम अडानी को बहुत बड़ा सेटबैक होगा। जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन की जब दोनों जो सरकारें बनेंगी तो जो अडानी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट छिनेंगे और अडानी पर कार्रवाई ये राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। तो जब ये राज्य सरकारें अडानी पर कार्रवाई करेंगी तब देखना ये होगा कि मोदी जो हैं वो अडानी को किससे बचा पाते हैं, अमेरिका से बचा पाते हैं कि राज्य सरकारों से बचा पाते हैं या खुद घिर जाते हैं। तो इसलिए खतरे में निश्चित तौर पर मोदी सरकार दिख रही है। दूसरा समिता जी, जो इसलिए भी हम कह रहे हैं खतरे में मोदी सरकार है क्योंकि अब उसमें आ रहा है जगन मोहन रेड्डी का नाम। जाहिर सी बात है कि जगन मोहन रेड्डी का नाम अगर आ रहा है, हालांकि उन्होंने कह दिया कि हमसे कोई नहीं हुई है डील, ये तो केंद्र सरकार से हुई है, लेकिन वो चूंकि आंध्र प्रदेश का नाम आया है तो चंद्रबाबू नायडू उसमें सक्रिय हो जाएंगे कि जगन मोहन रेड्डी को फंसाओ। अब वो ये कहेंगे और दबाव बनाएंगे और जगन मोहन रेड्डी को फंसाया जाएगा तो जगन मोहन रेड्डी फंसा देंगे नरेंद्र मोदी को। तो ये जो गुत्थियां उलझ रही हैं ये सीधी सीधी जाकर मोदी सरकार की एक खतरे की तरफ इशारा करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अडानी ने एक नई मुसीबत मोदी सरकार के लिए पैदा कर दी है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इस मुसीबत से बचती कैसे है, इस मुसीबत को सुलझाने का रास्ता क्या निकालती है। जी बिल्कुल, जब भी अडानी पर सवाल उठे मोदी ने ये हुआ कि जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उन्हीं पर हमला किया या उनको किसी न किसी दूसरे मामले में फंसाया। जैसे राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में उनकी सांसदी छीनी गई, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट के कारण वापस आ गई। महुआ मोइत्रा को इसी तरह से किया गया और जब वो चुनाव जीतकर वापस आई थी तब उन्होंने कहा था कि देखो मैं, और महुआ मोइत्रा को कि वो तो नोट के बदले प्रश्न वाले मामले में उनको फंसाया गया था। लेकिन अभी भी उसकी जांच चल रही है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन बीजेपी उन लोगों को इसी तरह से बताती है, जैसे संबित पात्रा कई मौकों पर ये कहते हैं कि राहुल गांधी तो जमानत पर बाहर हैं, एज इफ कि वो बहुत बड़े अपराधी हैं और वो खुले घूम रहे हैं, ये संबित पात्रा मानते हैं। हालांकि जनता देखती है कि वो कौन है और क्या है। इसी तरह महुआ मोइत्रा को भी जनता ने दोबारा चुनकर भेजा है, तो इसका मतलब है कि वहां की उनके जो संसदीय क्षेत्र की जनता है वो मान रही है कि हाँ ये हमारे मुद्दों को वहां पर उठाती हैं और हमको इनको जिताना है। महुआ मोइत्रा ने अडानी मामले पर एक वीडियो बाकायदा जारी किया है, अंग्रेजी में है लेकिन आसान भाषा में है। क्या कुछ कहा है उसको सुनते हैं। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament from the All India Trinamool Congress. This is a short video on the latest revelations about the Adani Group. Yesterday, it came to light that the Federal Bureau of Investigation, the FBI, had searched Sagar Adani, the nephew of Gautam Adani, with a judicial warrant way back in March 2023 and had subpoenaed them under a grand jury investigation for FCPA violations and criminal conspiracy. Gautam Adani, Vineet Jain and few others were also named. This was hidden from the Indian markets. SEBI was complicit in this, Madhavi Puri Butch was complicit in this, and they have lied, committed perjury to the Supreme Court of India and said that they were unaware of any wrongdoings by the Adani Group. Adani Group has lied on affidavit, SEBI has lied on affidavit. Today, we have a situation where India has outsourced the integrity of her regulatory agencies to a foreign country. It is the US, it is Switzerland, which is taking action on violations that have been committed in India. What is the FCPA? The FCPA is an act that allows US authorities to take action if any single bribe has been paid anywhere else in the world, then you're liable in the US. The bribe of 2,100 crores to fiddle with solar power
contracts so that consumers pay more has happened in India. It is Indian government officials who have been bribed. It is SEBI which is complicit. In other FCPA violations, in other FCPA investigations, Indian authorities have been collaboratively involved. In the case of Cognizant, in the case of Louis Berger, but in this case, it's a 2,100 crore scam, $250 million, which is usually very, very high for an FCPA violation. And in this case, we have the FBI coming in for over 15 months. Do we have a CBI investigation? No. The CBI is too busy looking for lipsticks for opposition members, if I may say so, and there has been no action. This is an absolute shame. SEBI is complicit. Supreme Court has been lied to. Investors have been lied to. And Indian stock markets are tanking today because we've all been made a monkey of by the Adani Group, by the corrupt cronies of Mr. Modi and the BJP government. यहाँ पर बहुत तल्ख भाषा में महुआ मोइत्रा ने कहा, लेकिन जो कुछ कहा उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एफबीआई की जो जांच चल रही थी अमेरिकन फेडरल एजेंसी की, वो ऐसा तो नहीं है कि 1-2 दिन की जांच हुई और किसी को यहाँ इंडिया में खबर ही नहीं हुई। वहां तो क्या कुछ हो रहा है और पल-पल की खबर होनी चाहिए, होती भी है, लेकिन इसके बावजूद अगर सेबी चुप बैठी रही, सुप्रीम कोर्ट में उसने झूठ बोला, हमारी संसद में इस बारे में नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जाहिर अदानी को बचा रहे हैं, और जिन लोगों ने सवाल उठाए उन्हीं लोगों को किस तरह से सजा दी गई, ये मिसालें भी हमारे सामने हैं। अब लेकिन अमलेंदु जी, क्या मोदी अदानी को बचा पाएंगे? क्योंकि एफबीआई ने ये भी कह दिया है कि इस मामले में जांच चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करना पड़े, उसका मिशन जारी रहेगा। और उसने जो कोर्ट में जो फाइलिंग की गई है उसमें ये कहा गया है कि अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के जरिए बड़े पैमाने पर पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किए गए। और अमेरिकी कोर्ट को एफबीआई ने जो अपनी फाइलिंग में उसने बताया है, कई मौकों पर गौतम एस अडानी ने रिश्वत योजना को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के एक अधिकारी से मुलाकात की, फिर अन्य आरोपियों ने इसे लागू करने के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने के लिए एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत बैठकें की गई। आरोपी अक्सर रिश्वत योजना को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों पर चर्चा करते थे और इन प्रयासों में इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन भी शामिल था। और ये सारी चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये जैसे राहुल गांधी पर आप बोल रहे हैं कि भाई ये तो जॉर्ज सोरोस की भाषा बोल रहा है या उनके इशारे पर यहाँ पर या मेड इन इटली है, और आपने बोला और इन आरोपों को आपने हवा में उड़ा दिया। अमेरिका में अदालत में जो फाइलिंग हुई है उसमें बाकायदा सारे सबूत हैं, सारे साक्ष्य हैं, उनके जो किस किस तरीके से बातचीत हुई, किस तरह से मैसेजेस दिए गए, कब कौन कहाँ मिला, ये सारी जानकारी है। अब इसके बाद अदानी का ये तो तय है कि वो अपने चार्टर प्लेन से या एयर इंडिया के प्लेन से या किसी के भी प्लेन से वो अमेरिका तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते। भारत से निकलना भी उनके लिए अब शायद काफी वो रहेगा। मोदी बेशक विदेश यात्राएं करते रहे, उनको अमेरिका का वीजा मिल गया, उनके लिए बहुत खुशी की बात थी, अमेरिकी संसद को वो संबोधित कराए। अब इसके बाद ठीक है कि भारत अमेरिका के संबंध में उस पर कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल एक कारोबारी के कारण हमारे संबंध नहीं है, वर्षों पुराने संबंध है और इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कारोबारी अपने मित्र को बचाने के लिए अगर मोदी हद से आगे बढ़ते हैं, तब फिर इसका क्या असर होगा उनकी सरकार पर, उनके अपने राजनीतिक भविष्य पर? क्या कुछ देखते हैं अमलेंदु जी, यहाँ पर क्या जो एक कहते हैं कि घड़ा जो है वो पूरी तरह से भर गया और अब छलकने की देर है? देखिए समिता जी, एक तो अडानी की तरफ से कहा गया है कि वो इसका कानूनी जो है समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं और कानूनी लड़ाई वो लड़ेंगे। तो जो कानूनी लड़ाई लड़नी है वो तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि अडानी ने भी मोदी पर भरोसा नहीं जताया है कि मोदी जी बचा लेंगे। अभी तक ऐसा कोई बयान हमने नहीं देखा अडानी का कि मोदी जी बचा लेंगे और हमें कोई चिंता नहीं है। तो ये भक्तगण जो फालतू में कूद रहे हैं कि मोदी जी बचा लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप बचा लेंगे, तो उनको समझना चाहिए कि अडानी भी अब मोदी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी साफ लग रहा है कि मोदी की बस का नहीं है कि बचा पाएँ। मोदी के बस का बस सिर्फ यही है कि यहाँ गिरफ्तारी ना करें। लेकिन अगर एफबीआई कह रहा है कि ये चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच करनी पड़े तो हम इसको करेंगे। और समिता जी, भारत और अमेरिका के बीच में प्रत्यर्पण संधि है, महत्वपूर्ण बात यह है। और जब प्रत्यर्पण संधि है तो फिर अमेरिका मांग सकता है प्रत्यर्पण गौतम अडानी का और उनके भांजे का, वो मांग सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर गौतम अडानी फिर गुजरात से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। भारत की बात तो आप छोड़ दीजिए, नेपाल जाने की भी छोड़ दीजिए कि नेपाल भी चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, फिर वो गुजरात से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। और फिर किस तरीके से तब नरेंद्र मोदी बचाएंगे, तब ये देखने वाली बात होगी। तो ये बातें तो आगे बढ़ रही है। दूसरा एक बात स्पष्ट कर दी एफबीआई ने
कि अमेरिकी निवेशकों का पैसा जो है वो खर्च किया गया भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने में। महत्वपूर्ण बात यह है सर मित्रा जी, क्या मोदी जी के अधिकारी जो हैं वो अडानी को भी नहीं छोड़ रहे हैं? यानी जो कहा जाता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है मोदी जी की नाक के नीचे कि मोदी जी के अधिकारी जो हैं वो गौतम अडानी से भी रिश्वत ले रहे हैं। छोटी मोटी रिश्वत नहीं है, 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत और मोदी जी के अधिकारी ले रहे हैं। तो भाई कम से कम अगर अडानी पे कार्रवाई नहीं करते हो, अधिकारियों पे तो कर लो जिन्होंने रिश्वत ली जी। और ये तो अमित मालवीय खुद कह रहे हैं कि रिश्वत जो दी गई है, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने रिश्वत दी। अगर आप ये कह रहे हैं तब ये भी मान लिया जाए कि कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने दी, तो जिन अधिकारियों ने रिश्वत दी उन पर तो कार्रवाई करो, उनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हो? तो यानी किस तरीके से भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, उस शिष्टाचार में तब्दील हो गया है, ये साफ समझ में आ रहा है इस घटना के जरिए। तो जाहिर सी बात है समिता जी, जब विपक्ष हमलावर होगा, संसद सत्र चलेगा, जेपीसी की मांग उठेगी, मोदी सरकार जेपीसी की मांग ठुकराएगी, संसद में व्यवधान पैदा होगा और जेपीसी अगर बनती है तो नरेंद्र मोदी को भी बुलाया जा सकता है, नरेंद्र मोदी भी फंस सकते हैं। उस समय देखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, सबसे ज़्यादा मुसीबत तो नीतीश कुमार के सामने। भाई आपने तो सरकार गिरा दी थी अपनी आरजेडी के साथ में, जब वो फर्जी केस दायर हुआ था तेजस्वी यादव के ऊपर, ये कहते हुए कि साहब हमने कहा था इनसे कि इसको स्वीकार करो, इस्तीफा दे दो, उन्होंने नहीं दिया तो हमने वापस ले लिया, बहुत ईमानदार थे। तो अब ये इतना बड़ा आरोप लग रहा है, तो नीतीश कुमार जी बताएं, अभी तो कह रहे थे कल तक कि हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों के ऊपर अभी संकट है कि वो क्या करें। चंद्रबाबू नायडू तो इसमें अपना लाभ देख रहे हैं कि जगनमोहन को किसी तरीके से फंसाया जाए। जगनमोहन अगर फंसते हैं, जगनमोहन क्या हम तो मोदी जी को फंसा देंगे, चूंकि एजेंसियां तो इनकी थी जिन्होंने डील करी है जी। तो अब ये दोनों तरफ का दबाव जिस तरीके से पड़ेगा, तो ये एक बड़ा खतरा मोदी सरकार के लिए हो सकता है। और इसका ये सत्र जो है, संसद का सत्र, 15 विधेयक उसमें आने हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड का भी फिर से आना है, इसको लेकर अब खतरा जो है मोदी सरकार पे मंडरा रहा है। और इधर जो कल परिणाम आने हैं विधानसभा चुनाव के, ये परिणाम क्या आते हैं समिता जी, ये दोनों जगह अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी अब आप देखिएगा कि ये किस तरीके से पलटी मारते हुए नजर आते हैं, ये सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इनको अपने पत्ते खोलने बाकी हैं, लेकिन विपक्ष ने अपने पत्ते खोल दिए। हमने अभी महुआ मोइत्रा का वीडियो दिखाया। अब हम ये भी देख लेते हैं कि सीपीआईएम यानी माकपा ने जो बयान जारी किया है, माकपा ने लिखा है कि यह शर्मनाक है कि अदानी की ओर से सरकारी अधिकारियों को इतने बड़े पैमाने पर रिश्वत देने और उन्हें अपने अधीन करने का मामला भारत में नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से उजागर हुआ है। ये माकपा का बयान है। उधर सीपीआईएमएल माले के महासचिव जो हैं दीपंकर भट्टाचार्य, वो भी लिखते हैं कि अगर मोदी सरकार तत्काल जांच का आदेश नहीं देती है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इस गंभीर अभियोग का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये विपक्ष की ओर से, क्योंकि ठीक है वाम दलों को अब लोग उतना वो पावरफुल नहीं मानते हैं, लेकिन जमीन पर इनकी पकड़ है और जिस तरीके से मजदूर कामगार वर्ग जो है उनकी बातें जिस तरह से वाम दल उठाते रहे हैं और उनकी एक अपनी उनकी एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई है अभी भी कि वो जो बोल रहे हैं वो किसी के दबाव में आए बिना बोलते हैं। और जब ये लोग जब इस तरह से बात करते हैं तो उसका भी असर देखना होगा कि क्या पड़ेगा। इधर अमलेंदु जी, आपने ये जो बात की थी कि संसद सत्र में इसका जो असर पड़ेगा, जो जगनमोहन रेड्डी का आपने बताया था, मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि आंध्र प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों ने दिसंबर 21 के आसपास, ये जो अमेरिकी फाइलिंग में अदालत में कहा गया है कि दिसंबर 21 के आसपास आंध्र प्रदेश के लिए लगभग 7 गीगावाट सौर ऊर्जा खरीदने पर एक अनुबंध हुआ था, सहमति हुई थी। और ये अभी किसी भी भारतीय राज्य या क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी राशि का ये कॉन्ट्रैक्ट था। ये अमेरिकी नोटिंग में ये चीज गई है। इसका मतलब जगनमोहन रेड्डी को फंसाने की तैयारी अगर कर रहे हैं, बीजेपी अगर कर रही है, तो वो खुद पूरी तरह फंस जाएगी, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी भी मोदी का नाम लेंगे। फिर चंद्रबाबू नायडू अगर उनको फंसाने की कोशिश करेंगे तो वो खुद फंसेंगे। और हिंडनबर्ग मामले में तो हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से बात को टाल दिया गया और सेबी ने किस तरह से झूठ बोला और कोई कार्रवाई नहीं की, ये सब दिख गया। लेकिन अब एफबीआई ने जब इस तरीके की जांच की है और अमेरिकी अदालत से जब ये चीज आ गई है, ये बहुत गंभीर है। अब इस पर मोदी सरकार क्या करेगी, ये देखने वाली बात है। और कल का दिन जो है वो खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जो है दोनों राज्यों के, मतलब झारखंड और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों में जहां हम शुरू से कहते आए हैं कि अदानी के बहुत स्टेक है,
अमरेंदु जी, एक आखिरी सवाल कि मान लीजिए जो हमारा एग्जिट पोल है, हम तो इंडिया गठबंधन को वहां पर बढ़त दिख रही है, बहुत सारे एग्जिट पोल्स जो हैं वो सीधे सीधे दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। मान लीजिए एनडीए की सरकार आती है, तब भी क्या अदानी और बीजेपी का खेल अब उस तरह से वहां चल पाएगा जैसा अभी तक आरोप लगते रहे कि चलता आया है? क्या अब उसके बाद ये खुला खेल जो है वो चल पाएगा? देखिए संमित्रा जी, ये खुला खेल तो चाहे किसी की सरकार बने अब संभव नहीं है कि चल पाए, चूँकि ये मामला जो अमेरिका में चल रहा है ये भारत की अदालतों में होता तो इसको निपटाया जा सकता था, यहाँ किसी को भी जज लोया बनाया जा सकता था। वहाँ जज लोया बनाना किसी को बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं और चीज़ें जो जिस तरफ जा रही हैं वो साफ समझ में आ रहा है कि ये मामला गंभीर है और अमेरिका अपने नागरिकों के हितों से संमित्रा जी कोई समझौता नहीं करता है, पहली चीज़। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का खुद का नारा है कि अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका फर्स्ट के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जो अप्रवासी यहाँ जो बिना अनुमति के घुस आए उनको सबको निकाल के बाहर करेंगे। 90,000 जो हैं, जो जिन भारतीयों के नाम उसमें आ रहे हैं, उनमें 45,000 गुजराती हैं, ये भी रिपोर्ट एक आ चुकी है। तो यानी ट्रंप वहाँ कार्रवाई करेंगे, तो ट्रंप जब इस तरीके की कार्रवाई करेंगे, इसी नारे के साथ आए हैं, तो कैसे ट्रंप जो है बचा पाएंगे गौतम अडानी को? क्यों बचाएंगे गौतम अडानी को? बिल्कुल भाई सवाल ये कि एलन मस्क उनके साथ जब खड़े हुए, जब एलन मस्क काम देख रहे हैं, तो एलन मस्क तो गौतम अडानी की तरीके से नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ अगर संमित्रा जी ये देखा जाए, व्यापारिक प्रतिद्वंदताएं भी अगर हैं और व्यापारिक अगर देखा जाए हित किसके साथ रहे हैं, तो एलन मस्क और गौतम अडानी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो नहीं बचाएंगे। तो इसलिए यहाँ भी कुछ कर पाना अडानी के लिए। अब अडानी अगर यहाँ सरकार बनाने के लिए पैसा खर्च करते हुए हैं संमित्रा जी, तो उस बनाने का फ़ायदा क्या होगा अडानी को? क्योंकि जाना तो FBI के कब्जे में है, आज नहीं तो कल जाना है, ये तो होके रहेगा, ये रुकने वाला तो नहीं है। अब आप वहाँ कानूनी प्रक्रिया करेंगे, कानूनी प्रक्रिया क्या करेंगे आप वहाँ जाकर? भाई उसने ऊंची अदालत में जाएंगे, ऊंची अदालत में जाएंगे तो जरूर थोड़ी ऊंची अदालत आपको वहाँ राहत दे दे, FBI भी फिर जाएगी ऊंची अदालत में आपके खिलाफ। और आप जाते हैं अगर ऊंची अदालत में भी, तो आपको जाना तो पड़ेगा ना, पहले मतलब आपकी गिरफ्तारी होगी तब आप ऊंची अदालत में जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अडानी अब अपने हाथ पीछे खींचेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी कि अडानी जी की संपत्ति के दम पर वो सरकारें बनाएगी, और जो महाराष्ट्र में चलता है नारा कि 50 खोखे सब ओके, तो 50 खोखे और ओके अब चलने वाला नहीं है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और दूसरा, महाविकास अघाड़ी ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं कि वो सरकार बनाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि संजय राउत ने आज ही कि हमारी 160 से 165 सीटें आ रही हैं, होटल अलग बुक कर लिया गया है जिसमें महाविकास अघाड़ी के सारे विधायक रुकेंगे। तो कुछ चीज़ें होने वाली नहीं है। तो इसलिए अगर बीजेपी ये सोचती हो कि ये जारी कर दिए गए एग्जिट पोल कुछ ने कि साहब वहाँ जीत जाएंगे, तो कैसे जीत जाएंगे? तो ये उन एग्जिट पोल्स में बहुत जीतते रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन एग्जिट पोल से निकल कर ये वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये इसको समझ भी रहे हैं अच्छे तरीके से, बीजेपी समझ रही है। और अब उस तरीके के दावे नहीं हो रहे जैसे कि 20 नवंबर से पहले दावे हो रहे थे, उस तरीके के दावे 20 नवंबर के बाद बीजेपी की तरफ से देखने में नहीं आए हैं संमित्रा जी। 4 जून के बाद और उसके बाद हरियाणा के जो नतीजे 8 अक्टूबर को वो आए थे, और उसके बाद से जो एक नरेंद्र मोदी ने ये मान लिया था कि अब मेरा ग्राफ और ऊंचा जाएगा, मैं और ऊंचा बढ़ूंगा अपने राजनीतिक करियर में, लेकिन अब ये संभव नहीं लग रहा है। अब उनकी जो जिन सीढ़ियों पर चढ़कर वो पहुंचे थे, मेरा ख्याल है वो उन सीढ़ियों को ही हिलना शुरू हो चुका है। और अब ये देखना होगा, दिलचस्प होगा कि आगे इसमें गौतम अडानी तो दिख रहा है कि अब वो शायद अपना हित देखेंगे, कारोबारी हैं, वो कब तक नरेंद्र मोदी की सरकार का भला चाहेंगे, वो ये सोचेंगे कि उनका पहले भला हो। और उसी तरीके से मीडिया भी अब शायद अपना भला देखेगा, क्योंकि वो भी कहां तक जाकर मोदी का बचाव कर सकता है। हालांकि एक दिलचस्प वाकया मैंने ये देखा, एक न्यूज चैनल पर बहस चल रही थी और कांग्रेस के एक नेता ने बस ये कहा कि आए थे गंगा का लाल बनकर बन गए अडानी के दलाल। तो वो बीजेपी जो एंकर थी उसने तुरंत उनको टोका कि जब आप राहुल गांधी के लिए आदरणीय शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह से कैसे कह सकते हैं? जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता नेता जो वहां बैठे हुए थे उन्होंने कहीं भी मोदी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने केवल गंगा का लाल और अडानी का दलाल ये ऐसा बोला, और उसके बाद आगे की सारी बातें तो उस एंकर ने पूरी कर दी। तो ये माहौल इस समय बना हुआ है, घोषित अघोषित सभी रूप से सभी लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन अब जो आज का जो मसला था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष ने अपने पत्ते खोल लिए हैं, राहुल गांधी से लेकर महुआ मोइत्रा और वाम दलों तक ने सबने अब एकदम मिलकर ये तय कर लिया है कि अब इस मुद्दे को और आगे ले जाना है और इस पर अब बिल्कुल चुप नहीं बैठना है। इंडिया गठबंधन इस मामले में पूरी तरह से एकजुट होकर काम करने लग गया है।
अब देखना यह है कि मोदी सरकार पर इसका खतरा कितना बड़ा होता है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।